मुझे कभी पता नहीं चला कि एलिसन ने मेरे साथ खिलवाड़ करने या मेरे कंप्यूटर, फोन या मेरी अलमारी में मिली आपत्तिजनक चीजों के लिए मुझ पर पलटवार करने के अलावा मुझे नशीला पदार्थ क्यों दिया। मैं टिंडर पर अधिसूचना पाने का इंतजार करता रहा कि एलिसन ने मुझे पसंद किया है। मैं बेवकूफ़ी भरे प्रीमियम खाते के लिए भुगतान करता रहा ताकि मुझे पता चल सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और महीनों बीत गए। मैं हमारे घर में कुछ अजीब होने का इंतज़ार करता रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बार बिजली चली गई क्योंकि किसी ने मेरी सड़क पर बिजली के खंभे को टक्कर मार दी थी। बस इतना ही था। जनजीवन सामान्य हो गया। एलिसन की प्रोफाइल ने मेरी दुनिया को तबाह करने से ठीक पहले जिन लड़कियों फोबे से मैंने टिंडर पर बात की थी, उनमें से एक ने मेरे जीवन में कदम रखा। हम नियमित रूप से मिलने जुलने लगे, हालांकि हमेशा सार्वजनिक रूप से या उसके स्थान पर। जब तक मैं कर सकता था, मैंने उसे अपने स्थान पर आने से रोके रखा। मैंने उसे स्थिति बताने और फिर उस विचार को खत्म करने के बारे में सोचा। ये बहुत ज़्यादा पागलपन था। एलिसन की ओर से नज़र डाले बिना कई महीने बीत गए और आखिरकार मैं फोबे के साथ सहज महसूस करने लगा। मैंने उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। मैंने अपने 5 घटक 15 मिनट के कार्बोनारा के बारे में बात की थी और वह वास्तव में इसे चाहती थी, और यह रेड वाइन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फीबी और मैं अभी तक एक साथ नहीं सोए थे और मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि यह रात होने वाली है। इसलिए मैंने हर चीज़ को सही बनाने का फैसला किया और इससे मुझे अपनी जगह की गहराई से सफाई करनी पड़ी। जब मैं एलिसन का पुराना मैकबुक मिला तो मैं एक कोठरी की सफाई कर रहा था। इसे जैकेट के ऊपर बोर्ड गेम के नीचे एक किनारे पर रखा गया था। जब वह बीमार थी तब से इसकी धूल नहीं हटाई गई थी। बस उन खेलों को देखते हुए, कंबल के नीचे सोफे पर आरामदेह रातें और पे पीते हुए मेरे दिमाग में चमकने लगी। मुझे पहले की तुलना में थोड़ा अधिक गर्म महसूस हुआ। मैकबुक ने एक क्षणिक व्याकुलता प्रदान की। मैं सोफे पर बैठ गया और एलिसन की फाइलें देखने लगा। मुझे पता था कि उसने अपनी पसंदीदा तस्वीरें और वीडियो वहां सहेजे हैं। फोबे के जल्द ही आने के कारण मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने बस हजारों तस्वीरें और वीडियो देखे और आंसुओं को रोका। ये सब दुखद और भावनात्मक रूप से सुचारू रूप से चल रहा था जब तक कि मैंने तस्वीरों की एक श्रृंखला में नंगी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा नहीं देखा। एलिसन की नंगी त्वचा। मैं तस्वीरों पर रुक गया। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। कम से कम मुझे नहीं लगता कि मेरे पास था। उनमें एलिसन या तो लगभग नग्न थी या नग्न होने के करीब थी और उसने आकर्षक ढंग से पोज दिया था, लेकिन अश्लील रूप से नहीं। पुराने स्कूल के प्लेबॉय फोटोशूट के बारे में सोचें। वे सभी एक आकर्षक होटल के कमरे में थे जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। मैंने खिड़की से कुछ शहर का दृश्य देखा, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि ये कौन सा शहर होगा। यह क्या बकवास थी। ये तस्वीरें किसने ली? मैंने तस्वीरों पर गौर किया और एक कुशल जासूस की तरह हर एक की जांच की, किसी भी सुराग की तलाश की जो मैं कर सकता था। मुझे अब तक का सबसे बड़ा सुराग और राहत तब मिली जब मैं आखिरी तक पहुंचा और उसमें एलिसन को नग्न अवस्था में देखा गया, जो बिस्तर पर हाथ में लिखा हुआ एक संकेत लिए हुए था, जिस पर लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डेरी। ओह, ठीक है। संकट टली। घर की सफाई पर वापस। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा संदेह अभी भी कम से कम थोड़ा भी नहीं बढ़ा है।
अगर मुझे वे तस्वीरें मिल गई जो किसी और के लिए थी, तो साइन इन वाली आखिरी तस्वीर फेंकना अपना पिछवाड़ा ढकने जैसा कदम होगा। इस बिंदु पर मुझे ये बताना चाहिए कि एलिसन और मेरे बीच हमेशा सबसे उत्तम संबंध नहीं थे और हम दोनों में से कोई भी मानसिक स्थिरता का स्तंभ नहीं था। एलिसन एक कठिन भाग्य वाले परिवार में पले बढ़े। उसकी मां ने उसे 19 साल की उम्र में पाला था और उसके पिता बहुत पहले ही अलग हो गए थे और वह शायद ही उन्हें जानती थी। वह केवल कभी कभार जीवन की घटनाओं के लिए आता था और फ्लोरिडा में कहीं रहता था, संभवतः नाव पर। मुझे और अधिक पाने की परवाह नहीं थी और उसे स्वेच्छा से काम करने की परवाह नहीं थी। उसकी मां ठीक थी। वह एक घिसी पिटी युवा एकल मां नहीं थी जिसके बहुत सारे अपमानजनक बॉयफ्रेंड या कुछ और थे। उसने इसे बिल्कुल ठीक रखा और हमेशा नौकरी करती रही और महत्वपूर्ण लोगों से बचती रही। समस्या एलिसन का विस्तृत परिवार था। वे सभी बुरी खबरें थीं और हमेशा आसपास छिपी रहती थीं। विशेष रूप से उसकी बहन सोफिया, जो एक काले बादल की तरह थी जो हमेशा बुरे समय में झूठे दोस्तों के साथ उड़ती थी और चीजों को बर्बाद कर देती थी। एलिसन के पास मानसिक मुद्दों का भी उचित हिस्सा था। कुछ भी पूरी तरह से अपंग या निदान नहीं किया गया था, लेकिन उसके पास हमेशा सुंदर अवसाद और छिटपुट उन्मत्त क्रोध का मिश्रण था। हालांकि उसने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह कॉलेज से गुजरी, उसके पास हमेशा अच्छी नौकरियां थीं और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिली और उससे शादी कर ली, जो कि मैं हूँ। मेरे पास स्वयं मुद्दों का अपना उचित हिस्सा था। सही तौर पर मेरी परवरिश बहुत साफ सुथरी, मध्यमवर्गीय और उपनगरीय थी। उस लिबास के नीचे एक नज़र डालने पर प्रतीत होता है कि संक्रामक क्रोध और अवसाद का धुंधला अंधेरा दिखाई दे रहा था। हालांकि उस पर और बाद में हमारे मुद्दे कुछ मायनों में हमारी मदद करते थे। हम कठिन समय में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। फिर कभी कभी हम नहीं कर पाते। जबरदस्त झगड़े महाकाव्य थे। हमारी शादी से ठीक 3 महीने पहले सबसे बुरा समय आया। मुझे ये भी याद नहीं है कि इसकी वजह क्या थी, लेकिन हम पूरी रात एक दूसरे पर चिल्लाते रहे और उसने शादी रद्द कर दी, जबकि हमारे सभी प्रियजनों के रेफ्रिजरेटर पर सारी तारीखें पहले ही तय हो चुकी थीं। मेरे जीवन का सबसे गहरा पछतावा जो मुझे रात भर जगाए रखता है, वह सबसे क्रूर बात है जो मैंने उस लड़ाई में उससे कही थी। मैंने उससे कहा कि वास्तव में वह मेरे लिए उतना मायने नहीं रखती। वह मेरे जीवन में उस समय सुविधाजनक थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं चल रहा था। वह एक ऐसी फिल्म थी जिसे मैंने हवाई जहाज पर देखा था और फिर भूल जाऊंगा। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। उसने मुझसे जो बातें कही और शादी रद्द कर दी, उससे मैं इतना आहत हुआ कि मैंने उस क्षण सबसे क्रूर बात के बारे में सोचा जो मैं कह सकता था और वह मेरे मन से निकली। शादी कुछ दिनों के लिए रुक गई थी। हमने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया। हमने चीज़ों को ठीक किया और जब हम गलियारे से नीचे चले तो सुनहरे रंग के थे। जब मैं अपने बिस्तर पर फोबे के ऊपर था तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। इसका मुझ पर निश्चित रूप से असर हो रहा था। मैं बमुश्किल वहाँ था जब तक ये खत्म नहीं हो गया। मैं बस गतियों से गुजरता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि फोबे ने मेरी परेशानियों को नहीं समझा। हम कुछ देर बिस्तर पर लेटे बातें करते रहे। इससे पहले उसने नहाने के लिए कहा। फिर मैंने अपनी मांसपेशी स्मृति अनुष्ठानों में से एक शुरू किया। आमतौर पर एलिसन के साथ सेक्स के बाद
वह शौव में चली जाती थी और मैं पेशाब करने के लिए घर के सामने वाले बाथरूम में जाता था, इसलिए मैं उसके ठीक सामने पेशाब नहीं कर रहा था। मैंने फोएबे के साथ ऐसा किया, हमारे घर में और अतिथि बाथरूम में नग्न होकर घूमते हुए। अब वापस सोच रहा हूँ, मुझे लगा कि मैंने रसोई में कुछ अजीब चीज़ देखी है, नमी, गैस की गंध, लेकिन ये सिर्फ मेरा दिमाग हो सकता है जो उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा है, जो ये पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि कुछ ही समय बाद क्या हुआ। अगर मैंने रसोई पर करीब से ध्यान दिया होता तो मैंने यह नहीं देखा होता कि चूल्हे पर रखे बर्तन में बन पर रखे बर्तन में पानी भर गया था और गैस को तेज आंच पर जला दिया गया था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सीधे चलकर मास्टर बाथरूम में वापस आ गया। फीबी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ स्नान करना चाहता हूँ। मैंने किया। मैं शॉवर में फिसल गया। ये गर्म, आरामदायक और सुंदर था। लगभग 45 सेकंड का समय रहा होगा जब उबलता पानी शॉवर के किनारे पर आ गया। उबलता हुआ पानी ज्यादातर फोएबे की पीठ पर लगा क्योंकि उसका सिर नीचे था। शॉवर का नोजल उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लग रहा था। मैंने उसे वापस आते हुए देखा जब तेज पानी ने उसे झुलसा दिया था और मैंने उसकी पीठ की मुलायम त्वचा को पिघलते हुए और खिसकते हुए देखा जब वह दर्द भरे उन्माद में उसकी पीठ पर पंजे मार रही थी। पानी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया और मुझे वही उपचार मिला, एक भयानक दर्द और मेरी नाक के ठीक नीचे मांस जलने की गंध। मैंने फीबी को शॉवर से बाहर निकाला और उसे एक तौलिए में लपेट दिया। वह चिल्लाए और मेरी बाहों में सिमट गई जब मेरी नज़रें बाथरूम में हमलावर को तलाशने लगी। मैंने किसी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने बाथरूम के शीशे के धुंधले हिस्से में कुछ लिखा हुआ देखा। मैंने सब कुछ देखा।